अब आगे है द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तीन चार चीज़ें इसके अंदर होंगी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, क्रस्ट, ट्रफ। ये पी को ही क्रस्ट कहते हैं असल में। क्रस्ट हो गई, ट्रफ हो गई, ये वेवलेंथ हो गई, कंप्लीट वेव क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब वो कहना क्या चाह रहा है, अगर तो हम फाइंड करना चाहते हैं एनर्जी या इंफॉर्मेशन कितनी किसी वेव ने कैरी की है, यू नीड टू मैयर दैम। किस तरह हम मैयर कर सकते हैं, ठीक है। वे क्रस्ट को, पीक्स को, क्रस्ट और पीक से एक ही चीज़ है, क्रस्ट कोई। और टॉप ऑफ द वेव होती है, ट्रफ बॉटम नीचे होती हैं। दे आर इक्वली स्पेस, यानी कि इन सारों के दरमियान एक जितनी स्पेस है, यानी कि जितनी ऊपर को ट्रफ है उतना ही ये नीचे क्रस्ट के दरमियान भी उतना ही फासला है। ये सॉरी ये क्रस्ट है। ये फर्ज करो ये एक कंप्लीट वेव होती है, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है कि एक वेव किस तरह होती है, इस तरह ये पूरी वेव है एक। तो ये वाला जो रीजन है ये क्रस्ट है, ये सारा ये वाला ट्रफ है, ये क्रस्ट ये ट्रफ वाला रीजन। इसी तरह इसमें क्या है कि इसमें अगर देखें ये क्रस्ट रीजन, ये ट्रफ रीजन सारा, ये इसकी क्रस्ट पीक पॉइंट है, ये ट्रफ इसकी नीचे वाला पॉइंट है। तो अब हम आगे ये पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ वगैरह क्या चीज़ है। अब आगे है जो स्पीड वाला, ये आगे सारा एम्पलीट्यूड वगैरह। तो ये समझने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये फर्ज करो ये है ना, तो ये एक पूरी कंप्लीट वेव जो है वो ये है, ये एक वेव पूरी है। अब ये एक वेव का पूरा फासला या पूरी शक्ल जो है वो वेव की बनी है। अगर तो हम इसको आगे बढ़ाएं, ये फर्ज करो ये चल पड़ी ऐसे, चल पड़ी ऐसे, ये सारा क्या है, ये अब एक वेव को अगर तो हम कहेंगे तो वो ये इतनी है, एक वेव जो मैंने बताई थी कि ये एक वेव होती है इतना, यानी कि एक ऊपर वाला क्रस्ट वाला रीजन, एक ट्रफ वाला, यहाँ तक एक वेव हो गई, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक दूसरी वेव हो गई, क्रस्ट और ट्रफ उसके अंदर मिलाना है, ये वाली तीसरी हो गई। इसी तरह अगर आगे बनानी है तो और आगे चला लो, ये चौथी वेव हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक। यानी कि एक जो वेव का जो लेंथ है या साइज है जो सारा है वो ये इस पे डिपेंड करता है, पूरी क्रस्ट और पूरी ट्रफ पे। ये कंप्लीट वेव नहीं है या ये पूरी कंप्लीट वेव नहीं है, जब तक ये इस तरह नहीं बनेगी ये वेव पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो अब जो स्पीड है वेव की, यानी कि वो कितना तेज चल रही है, ट्रैवल कर रही है ये वेव, कितनी तेज तेज जा रही है, फर्ज करो ये वाली, तो वो किस तरह मेजर करते हैं, हम उसको मीटर्स पर सेकंड में करते हैं। जिस तरह मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के मीटर के ऊपर किलोमीटर पर सेकंड लिखा होता है, इसी तरह यानी कि अब उसकी स्पीड हम किलोमीटर पर सेकंड में कर रहे हैं, तो ये स्पीड जो वेव की स्पीड है हम किस तरह मेजर करते हैं, मीटर्स पर सेकंड में। अब उसके बाद ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड असल में मैं आम लफ्जों में बताऊं तो जब सबसे एक वेव का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब ये फर्ज करो ये वेव थी ना एक, ये वाली दूसरे नंबर वाली देख रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये वाला होगा, ठीक है। इस तरह यानी कि हर वेव का अपना ही एम्पलीट्यूड होता है। ये देखो अब ये इस वाली का ये एम्पलीट्यूड, इसका ये इक्वल उसने बनाई है इसलिए उसने एक का ही शो कर दिया, ये इसका एम्पलीट्यूड है। यानी कि इतना फासला जो है ये वाला एम्पलीट्यूड है, इधर से लेके इधर तक हाईएस्ट पॉइंट से। मेन पोजीशन ये होती है जो लाइन चल रही है, ये मेन पोजीशन है, ठीक है। उससे ऊपर वाली जो टॉप ऑफ द पॉइंट है, मेन पोजीशन से ये जो क्रस्ट वाला पॉइंट है इधर तक जो फासला है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर तो ये इधर देखें तो आपको अच्छी तरह एम्पलीट्यूड डायग्राम से समझ आ जानी चाहिए। तो अब पढ़ते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द मेजर ऑफ द हाइट वेव। यानी कि एम्पलीट्यूड क्या, उसने साउंड वेव की असल में अभी एग्जाम्पल ले ली है कि एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज द मेजर ऑफ द हाइट, यानी कि जो हाइट है फर्ज करो साउंड वेव की, उसको क्या कह दिया उसने, एम्पलीट्यूड कह दिए, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वेव का। असल में किसी भी पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट जो होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। असल में यहाँ पे साउंड वेव का उसने इसलिए जिक्र किया कि ये पीछे टॉपिक सारा ही साउंड वेव की हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर पेपर में साउंड वेव के हवाले से आता है तो सारी एग्जाम्पल फिर आपने साउंड वेव के हवाले से ही देनी है, तो इसीलिए अभी एम्पलीट्यूड वाला भी सारा साउंड वेव के हवाले से ही वो जिक्र कर रहा है, यानी कि वो साउंड वेव कोई बतौर एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा है। तो यानी कि साउंड तो वेव में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वेव का, वो मेन पोजीशन से लेके हाईएस्ट पॉइंट उसको हम एम्पलीट्यूड कह देंगे, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। यानी कि अनडिस्टर्ब पोजीशन यही होती है, ये वाली, ये मेन पोजीशन कोई कह लो अनडिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द प्रीवियस फिगर, जो पीछे देखी है आप लोगों ने, प्रीवियस ये जो पिछले पेज पे अभी आपको दिखाई नहीं थी मैंने पिक्चर, मैं दिखाता हूँ दोबारा अगर तो, कि ये पिछले पेज पे ये वाली जो पिक्चर है, ठीक है। तो द इज शोन एज द हाइट ऑफ द वेव क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द वेव ट्रफ फ्रॉम द मिडल, यानी कि मिडल से ऊपर, यहाँ से इधर से ऊपर ये वाले ये जो पीक है इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट। ये इधर लिखा भी हुआ है ये क्रस्ट, पीक को ही क्रस्ट कहते हैं, यहाँ पे बेशक लिख लें ये भी क्रस्ट ही है। और पीक से नीचे ये पीक या मीन पॉइंट पोजीशन या जो भी अनडिस्टर्ब पोजीशन कह लो ये होती है। इससे नीचे वाला रीजन ये सारा ही
ट्रफ है, ये ऊपर वाला सारा क्रस्ट है, तो ये पॉइंट ट्रफ है। द बिगर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव द मोर एनर्जी द वेव्स कैरी, यानी कि जितनी ऊपर इसकी हाइट होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि और उतनी ही ज्यादा एनर्जी वेव कैरी करेगी। अगर तो मैं समझाना चाहूं कि ये एक वेव है, ठीक है, और एक और वेव बनाते हैं, तो अब आप लोगों को अगर एम्पलीट्यूड बताना हो तो इसका एम्पलीट्यूड ए से मैं जाहिर कर रहा हूँ, चलो यहाँ से, यानी कि ये इतना सारा एम्पलीट्यूड है और इसका एम्पलीट्यूड इतना है, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, ये ग्रेटर साइन, ये ज्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड है, मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है, ये वेव ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। द बिगर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव द मोर एनर्जी द वेव्स कैरी, यानी कि जितनी बड़ा है ज्यादा एम्पलीट्यूड, द बिगर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये देखो बिगर द मोर एनर्जी द वेव कैरी, यानी कि ये ज्यादा एम्पलीट्यूड था, ये ज्यादा एनर्जी कैरी करी, ये ज्यादा कम एनर्जी करी। द बिगर द एम्पलीट्यूड इज द लाउडर एंड मोर इंटेंस साउंड, यानी कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ऊंची आवाज, लाउडर ऊंची ऊंची आवाज होगी, हमें सुनाई देगी, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड। अब आगे अगर तो वेवलेंथ का है, अगर तो मैं ये समझाना चाहूँ इसके वर्ड में से, तो वेव और लेंथ दो मुख्तलिफ यूनिट है ना, दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, यानी कि वेव और लेंथ, यानी कि वेव की लेंथ, वर्ड से ही पता लग रहा है, वेव की लेंथ, वेव लेंथ मीन्स दो वर्ड्स हैं, वेव की लेंथ, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये लैम्बडा से, इसका नाम होता है लैम्बडा, इसको पढ़ते हैं, ये इस तरह लिखते हैं, ये देखो इस तरह करके, इस तरह थोड़ा सा ये ऊपर करो, थोड़ा सा दोबारा मैं लिखता हूँ, ये लैम्बडा, किसका, वेवलेंथ का, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा से, ठीक है। आगे उसने अब आम अल्फाज में जो मैं बताऊं तो वेवलेंथ क्या चीज़ है कि वेव की लेंथ, और एक वेव की लेंथ क्या होती है, मैंने कहा था कि ये एक वेवलेंथ है, यानी कि पूरी वेव की, ये पूरी एक वेव है और ये एक वेवलेंथ, इसको हम कह देते हैं। फर्ज करो ये एक वेव है इस तरह चल रही, अब ये दो वेव्स आ गई ना, अब ये एक वेवलेंथ वाली ले, ये एक वेव है इधर इतनी, और दूसरी वेव ये है, यानी कि दो वेव्स हो गई ना, वेवलेंथ, एक पूरी वेव को हम एक वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना। अगर तो उसी फिगर से अब चलो पढ़ लेते हैं साथ साथ ही, द वेवलेंथ ऑफ वेव इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द वेव टू द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑन द एडजेसेंट वेव, यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट और एडजेसेंट पॉइंट ऑफ द वेव से मुराद वो ये कहना चाह रहा है कि जहां से स्टार्ट हुई और जहां पे एंड हो रही है, ठीक है। अब फर्ज करो ये उसने कहा है, तो अगर तो वो इसको यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कह रहा है कि ये है इसका, तो इसका एंडिंग पॉइंट फिर ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये वेव की लेंथ है। अगर तो मैं कहूँ कि ये इसका एडजेसेंट, ये वाला जो इसने कहा है यहाँ पे कि इक्विवेलेंट पॉइंट ऑन द एडजेसेंट वेव, यानी कि यहाँ इक्विवेलेंट मतलब दोनों साइड से इक्वल वेव रखनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से काउंट करना है तो अगली वेव के यहाँ तक फिर काउंट करेंगे दरमियान तक, और अगर तो स्टार्ट से कर रहे हैं तो फिर यहाँ से लेके ये पूरी वेव नीचे वाली आ गई और ये ऊपर वाली, ये इतनी वेवलेंथ होगी, फिर यहाँ से लेके लैम्बडा वेव में यहाँ तक वेव होगी। अगर तो आप लोग यहाँ से कर रहे हो तो ये एक क्रस्ट आई है, ये ट्रफ आई है, तो अगली की पूरी क्रस्ट आनी चाहिए यहाँ तक, तो फिर ये एक लैम्बडा होगा, ये लैम्बडा हो गया, यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ का पूरा फासला हमने करना है। अब यहाँ पे हमने ये वाली जो की है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे आधी क्रस्ट हमने यहाँ पे काउंट की है, अब वो पूरी तो करनी है, यानी कि ये वाला हिस्सा तो वो पूरी अगली से हम करेंगे, यानी कि यहाँ से एक क्रस्ट और एक पूरी पूरी क्रस्ट और एक पूरी ट्रफ जो गिनते हैं हम, उसको हम पूरी वेवलेंथ कहते हैं या वेवलेंथ। ये पीछे फिगर 115 पेज पे जो पीछे है वो दिखा के, द डिस्टेंस फ्रॉम वन वेव क्रस्ट टू द नेक्स्ट वेव क्रस्ट, यानी कि एक वेव की क्रस्ट हमने आधी ली थी तो फिर अगली की भी आधी तक पहुंचना है। यानी कि अगर तो यहाँ पे देखें, अगर तो इसमें वेवलेंथ आप लोगों ने देखनी है, अगर तो आप लोग यहाँ से वेवलेंथ नाप रहे हो तो फिर यानी कि ये पूरी क्रस्ट आ गई, ये पूरी ट्रफ आ गई, यहाँ तक होगी। अगर तो आप लोग फर्ज करो यहाँ से वेवलेंथ नाप रहे हो तो ये आधी क्रस्ट आई है, ट्रफ पूरी आ गई है, लेकिन क्रस्ट अभी आधी रहती थी वो पूरी करें तो यहाँ तक ये वेवलेंथ होगी बेटा, यहाँ तक। अगर यहाँ से नाप रहे हो यहाँ तक तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वेवलेंथ है। फर्ज करो कि आप लोग ट्रफ को आधा नाप रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अब ट्रफ आधी आई है, पहले क्रस्ट आधी थी, यहाँ से ट्रफ आधी आई, अब आधी हमने पूरी कर रही है, यहाँ पे तो क्रस्ट तो पूरी आ गई, ट्रफ आधी आई है, लेकिन अब आधी ट्रफ यहाँ से पूरी करनी है, तो ये वेवलेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी हमारी वेवलेंथ आई है। ये बीच में इसलिए लिख लेते हैं कि ये वेवलेंथ है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये था
वेवलेंथ। अच्छा, उसके अलावा एक बात और भी है कि ये जो यूनिट है ना वेवलेंथ का, वो मीटर होता है, सिर्फ मीटर। जिस तरह उसका है ना स्पीड का मीटर पर सेकंड, इस तरह इसका सिर्फ जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, एम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले तो दो चीज़ें यही समझ लो कि फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। एफ इज इक्वल टू 1/t। टाइम टी टाइम पीरियड, यानी कि टाइम कितने सेकंड में, ठीक है, आम अल्फाज में। तो और इसका यूनिट हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का। इसका वैसे यूनिट आम अल्फाज में पर सेकंड होता है, S-1, ठीक है, या 1/s, कोई भी लिख सकते हो। अगर ये वाला लिखना है तो S-1 लिखना है, अगर ये लिखना है तो 1/s लिखना है, ठीक है। तो वैसे इसको SI यूनिट्स में हर्ट्ज इसका यूनिट दिया हुआ है उन्होंने, ये भी यूनिट है, ठीक है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़, ये भी वैसे F इज इक्वल टू 1/t इधर भी लिखा हुआ है नीचे, चलो वो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी है क्या, द नंबर ऑफ वेव पासिंग अ फिक्स्ड पॉइंट एवरी सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यानी कि किसी की वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है। फर्ज करो मैंने सबसे तो पहले कहा था कि जो वेव है वो इस तरह होती है, यानी कि ये एक कंप्लीट वेव है। जब तक ये चीज़ नहीं पूरी होगी, उसकी क्रस्ट और ट्रफ रीजन पूरा नहीं होगा, उस वक्त तक वो वेव नहीं होगी। फर्ज करो ये एक वेव है, एक ये वेव है। अब इसके अंदर एक कंप्लीट वेवलेंथ है, यानी कि ये एक वेवलेंथ है। इसके अंदर एक ये वेवलेंथ है, यानी कि यहाँ तक, और दूसरी ये है, यानी कि दो वेवलेंथ है उसके अंदर, ठीक है ना, यानी कि दो वेव्स हैं। फर्ज करो यही अगर तो मैं कह देता हूँ इसके अंदर तीन वेवलेंथ हैं। ये देखो, एक हो गई यहाँ से यहाँ तक, दूसरी यहाँ तक, ये वाली यहाँ से यहाँ तक हो गई ना, यहाँ ये, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी हो गई। अब इन्होंने ट्रैवल करके, ये फर्ज करो एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, इधर से गुजरना है, तो जितनी वेव्स एक सेकंड में इस पॉइंट से गुजर जाएंगी वो उसकी वेवलेंथ होगी। फर्ज करो ये पूरी एक वेवलेंथ है ना, तो ये यहाँ से गुजर गई है एक सेकंड के अंदर। फर्ज करो ये यहाँ पे रीच कर गई है, ठीक है। तो इसको हम कह देंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है, 1 हर्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स यानी कि, ठीक है। अब फर्ज करो ये दो वेव्स हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो फर्ज करो हम कहते हैं कि ये यहाँ से गुजर गई है, इतनी गुजरी है। फर्ज करो ये वेव है बना रहा हूँ मैं, यानी कि एक सेकंड में, एक सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे, 1 सेकंड, 1 सेकंड में यहाँ तक गुजरना है। अब ये जो वेव थी ये इतनी थी, लेकिन ये गुजरी कितनी है, एक सेकंड के बाद इतनी गुजरी है, यानी कि हाफ वेव गुजरी है, यानी कि एक वेव गुजरी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट होगी। लेकिन अगर तो यही वेव एक सेकंड में इधर पहुंच जाती, यानी कि ये लाइफ और फिक्स्ड पॉइंट इसका क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे पैटर्न बना देती, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट होनी थी, क्योंकि उसने फिक्स्ड पॉइंट ट्रेवल कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में पहुंच गई। फिक्स्ड पॉइंट हमारा ये था, लेकिन अगर तो फिक्स्ड पॉइंट ये है और वो एक सेकंड में यहाँ तक पहुंची, जब उसने आधी की है ट्रैवल, एक वेव ट्रैवल की, उसकी फ्रीक्वेंसी फिर 1 हर्ट होगी। 2 हर्ट तब नहीं जब पूरी ट्रैवल करेगी, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगी, दूसरी यहाँ से यहाँ तक होगी, और तीसरी यहाँ से यहाँ तक होगी। 3 वेव्स कंप्लीट हुई। फर्ज करो मैं कहता हूँ एक सेकंड में इसका फिक्स्ड पॉइंट ये है, इन्होंने यहाँ से आगे गुजरना है, तो इनकी फिर फ्रीक्वेंसी मैयर हो सकती है। अब फर्ज करो ये इस तरह गुजरती है कुछ, यानी कि पहली तो यहाँ से यहाँ तक थी, दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, तीसरी यहाँ से लेके यहाँ तक थी। अब ये दो वेव्स तो गुजर गई हैं, एक नहीं गुजर पाई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगी। यानी कि एक तो पीछे रह गई, फिक्स्ड पॉइंट से आगे जितनी गुजर गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि दो वेव्स तो इस पॉइंट से आगे गुजर गई हैं, पीछे एक ये वाली रह गई थी, वो नहीं होगी। अगर तो हाँ ये फ्रीक्वेंसी फर्क करो, यहीं पे अगर मैं दोबारा बनाऊं कि ये एक वेव है, इसी की 3 वेव्स हैं, यानी कि उसके अंदर 3 है क्रस्ट रफ्स है। फर्ज करो ये फिक्स्ड पॉइंट है, फर्ज करो ये यहाँ पे पहुंच गई थी, एक सेकंड के बाद ये यहाँ पे मौजूद है। पहली हो गई ये वाली, दूसरी, तीसरी ये होगी, ठीक है। अब ये तीनों पहुंच गई, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। यहाँ पे नहीं थी क्योंकि ये एक पीछे रह गई थी। हो सकता है कुछ इस तरह भी, फर्ज करो हमने 2 वेव्स हैं, ये फर्ज करो 2 वेव्स है, इन्होंने गुजरना है फिक्स्ड पॉइंट से। फर्ज करो ये कुछ इस तरह गुजरती हैं कि ये लाइन है। अब यानी कि
दो वेव्स थी, दो में से एक पूरी गुजर गई है, यानी कि ये देखो यहाँ से गिनना शुरू करो अगर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरी और अगली आधी गुजरी है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज होगी। दूसरी पूरी तो नहीं ना गुजरी, दूसरी आधी गिरी है, यानी कि एक पूरी गुजर गई, 1 पूरी होगी, अगली आधी गुजरी है 0.5 लगा देंगे। अगर तो पूरी गुजर जाती, अगर तो ये ऐसे करके पूरी ही गुजर जाती, ये फिक्स पॉइंट से फर्ज करो इधर को गुजर गई है, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होनी थी। ये होती है यानी कि 1 सेकंड में, यानी कि ए द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स फिक्स्ड पॉइंट से 1 सेकंड में गुजर रही हैं एवरी सेकंड, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इसी वेव की फ्रीक्वेंसी। अब आगे ये वेव की इक्वेशन है एक। अब वेव की इक्वेशन, वेव में दो तीन चीजें होती हैं, एक तो वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्पीड होती है। तीन चीजें मेजर कर सकते हैं हम। स्पीड ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे कि ये स्पीड किस तरह मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं, लेकिन वो तो यूनिट था सिर्फ उसका, उसने बताया, लेकिन तरीकाकार तो नहीं था बताया। तरीकाकार भी हम देखेंगे। स्पीड किस तरह मेजर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी किस तरह मेजर कर सकते हैं, वेवलेंथ किस तरह मेजर कर सकते हैं। बाकी चीजें तो उन्होंने बताया था कि एम्पलीट्यूड तो हाइट से मेजर, यानी कि जो हाइट होगी वो उसकी एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है। तो वो चीजें यानी कि एम्पलीट्यूड हमें देख लिया किस तरह मेजर हो सकता है, लेकिन बाकी चीजें पढ़ ली हैं क्या है, लेकिन वो मेजर कैसे करेंगे वो नहीं हमने अभी देखा। यानी कि अब उसने यहीं पे इफ यू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इंफॉर्मेशन वेव यू नीड टू मेजर देम, ये देखे ना, क्रस्ट, पीक्स, ट्रफ्स, वो सारा कुछ देख लिया है। लेकिन अब हमने दे आर इक्वली स्पेस, यानी कि ये सब कुछ पढ़ लिया पीछे वाला, लेकिन अब ये चीजें हमने पढ़ तो ली है कि ये होता क्या है, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये हमने ये तो नहीं पढ़ा कि वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी को हमने मेजर किस तरह करना है। एम्पलीट्यूड पढ़ लिया कि ऊपर से लेके नीचे तक की हाइट को मीन पोजीशन से, ये होती है मीन पोजीशन, तो इससे लेके जो फासला होता है हाईएस्ट पॉइंट तक, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो वो एम्पलीट्यूड वो तो मेजर हो गया। फ्रीक्वेंसी भी नहीं मेजर हो पा रही, वेवलेंथ भी नहीं और स्पीड भी नहीं, अब वो मेजर करते हैं, वो हम इस इक्वेशन से करते हैं। ये इक्वेशन है उसने दी कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्रॉस वेवलेंथ। अब हम चलते हैं जरा बोर्ड पे। अब ये वेवलेंथ, स्पीड और फ्रीक्वेंसी की ये इक्वेशन असल में वेव इक्वेशन ही है, इसका नाम, इस इक्वेशन का नाम है वेव इक्वेशन। ये जो सारी लिखी है, ठीक है, यहाँ से लेके ये दोनों चीजें अंदर, इसको वेव इक्वेशन कहते हैं हम। तो इससे अब हम तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमने स्पीड फाइंड करनी है, फर्ज करो हमें वेवलेंथ गिवन है, यानी कि ये लैम्डा, और छोटे एफ से इसको जाहिर करते हैं, इसको लैम्डा से करते हैं, मैंने बताया था। अब ये तीन चीजें अगर तो हमें गिवन है, तो हम ये स्पीड, दो चीजें गिवन है तो स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करो लैम्डा उसने हमें दे दिया है, फर्ज करो लैम्डा को, ये वेवलेंथ को लैम्डा से कि 2 मीटर है कोई चीज इसकी, यानी कि वेवलेंथ का यूनिट था मीटर, मैंने पहले बताया था। फ्रीक्वेंसी का था पर सेकंड, यानी कि s-1, या इसको किस तरह लिख सकते हैं, 1/s। 2 मीटर वेवलेंथ है फर्ज करो, और फ्रीक्वेंसी उसने गिवन किया हमें कि 3 सेकंड कर लो, चलो 3 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, और यहाँ फिर s-1, 3 पर सेकंड, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अब हम स्पीड में इसको ये वाले फार्मूले में अगर तो हम लोग इसको कर दें ऐड अप, तो ये क्या हो जाएगा कि वेवलेंथ कितनी है 2 मीटर, और ये कितनी है 3 पर सेकंड। तो ये स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि पीछे स्पीड का हमने यही फार्मूला यूनिट पढ़ा था ना कि ये किस में मेजर होती है, मीटर पर सेकंड। अब कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये स्पीड फाइंड करने का फार्मूला असल में ये है। अब इसी फार्मूले से अगर हम लोगों ने वो कह दे कि वेवलेंथ फाइंड करो, तो हम यही फार्मूला लिखें अगर, तो यानी कि ये स्पीड है, ये वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब हमने वेवलेंथ अगर फाइंड करनी है तो हम वेवलेंथ को इधर ही रहने देंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको इधर डिवाइड कर देंगे स्पीड के साथ। तो स्पीड के साथ अगर तो हमने ये डिवाइड कर दी फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि इधर आके वो डिवाइड होगी मैथ्स में जिस तरह करते हो, ये आ गई वेवलेंथ। अब ये वेवलेंथ का फार्मूला हमने बना लिया वेवलेंथ फाइंड करने का, ठीक है। वो ऊपर था स्पीड का, स्पीड फाइंड करने का वेवलेंथ क्रॉस मल्टीप्लाई ये था, ठीक है। फर्ज करो अब कोई वो कहता है, यही वाली हम ले लेते हैं, स्पीड कितनी है, एस से जाहिर कर रहा हूं मैं, चलो अब
स्पीड वैसे v से करते हैं, चलो इसको फिलहाल ऐसी आप लोग रहने दो, छोड़ो। 6 मीटर पर सेकंड क्योंकि उसका यूनिट है 7। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर तो मैं कहूँ कि फ्रीक्वेंसी चलो यही वाली ले लेते हैं 3 हर्ट्ज या 3 पर सेकंड ही अब ले रहा हूँ मैं, पर सेकंड ही, क्योंकि उसमें पर सेकंड में इजी हो जाता है। 3 पर सेकंड। अब ये देखो अगर तो मैं इसमें करूँ पुट तो स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड और फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 पर सेकंड। ठीक है, तो अगर तो ये देखो आप लोग, तो ये पर सेकंड और पर सेकंड को हम लोग काट सकते हैं, ऊपर से ये कट गया, ये भी 3 डिवाइड 2 से हो गया मल्टी, यानी कि ये डिवाइड होके कट गया। तो ये जो आएगी हमारे पास वेवलेंथ इसकी, तो फिर तो ये 2 आ गई और पीछे सिर्फ ये मीटर रहता है, मीटर, तो 2 मीटर कितनी है, 2 मीटर आ गई इज इक्वल टू वेवलेंथ को अब मैं लैम्बडा लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 वेवलेंथ था, 2 मीटर इसकी वेवलेंथ आ गई। वेवलेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, वो पहले बताया आप लोगों को। अब फर्ज करो कोई कहता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, ठीक है, तो उसी वेव इक्वेशन में से ही हमने तीनों चीजें असल में फाइंड करनी है। तो अब वो फ्रीक्वेंसी के लिए वही करेंगे वेवलेंथ वाला तरीकाकार कि फ्रीक्वेंसी को अब उधर ही रहने देंगे, तो स्पीड के साथ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे वेवलेंथ को। ठीक है, अब वो वेवलेंथ तो इधर आ गई, पीछे इधर क्या रह गया, फ्रीक्वेंसी। अब फर्ज करो अगर फाइंड करनी है, वो कह देते हैं कि स्पीड, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, अब स्पीड क्या है, उसने फर्ज करो कह दिया है कि स्पीड है वही 3 मीटर पर सेकेंड ही, चलो कह दो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब अपने से ले लिया, तो वेवलेंथ फर्ज करो उसने लैम्बडा से मैं कर रहा हूँ, वो कह रहा है कि 2 मीटर है, यानी कि इनका ये मीटर पर सेकंड है, और मीटर ये असल में इनके साथ यूनिट लाजमी लिखने होते हैं, जो भी चीज़ हो ये यूनिट लिख दी। ये स्पीड ये 3 मीटर पर सेकंड थी, ये इतने थी। अब इसमें पुट कर दो इसी फार्मूले में कि 3 मीटर पर सेकंड, और ये क्या थी, वेवलेंथ 2 मीटर, सिर्फ 2 मीटर, ये इधर थी फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम छोटे एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, वैसे ही लगाई है, सिर्फ छोटा एफ लिख दो। तो अब अगर तो इसको हम लोग करें, फर्ज करो ये मैं है ना आसानी के लिए आप लोगों की, ताकि ये कटिंग हो जाए यहाँ पे, इसको मिटा के ना, तो ये यानी कि इसको कर देते हैं 2। ठीक है, वेवलेंथ हो गई 2 और ये हो गई 6। ठीक है, ताकि आसानी से कट जाए यहाँ पे। तो ये देखो ये कट गई, पीछे रह गया 3, और मीटर से मीटर भी कट रहा है, तो यानी कि अब सिर्फ 3 बच गया और यहाँ पे पर सेकंड बच गया। तो 3 पर सेकंड, S-1 ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो एफ ही मैं लिख देता हूँ बस। ठीक है, यानी कि एक इक्वेशन से हम लोग 3 चीजें निकाल सकते हैं। अब तो 3 फार्मूले बन गए हैं हमारे पास। अब ये आसानी के लिए मैंने लिख दी है। तो सबसे पहले अगर तो वो कहे कि वेव इक्वेशन लिखो, या वो कहे स्पीड का फार्मूला लिखो, या स्पीड किस तरह फाइंड की जा सकती है, तो आपने चुप करके ये वाली जो है ना ये चीज, ये वाली इक्वेशन, ये सारी लिख देनी है। ठीक है, अब ये v और यूनिट क्या लिखा है, स्पीड को असल में रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल क्या है स्पीड का, v है। ठीक है, उसके बाद यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ms-1। स्पीड किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। अब अगर तो वो कहे कि वेवलेंथ का फार्मूला लिखो, यूनिट लिखो, या जो भी लिखो, तो आपने ये इक्वेशन बना के ना, ये ज़हन में होगी, तो आपने बस ये करना है, वेवलेंथ को इधर ही रहने देना इक्वल के, फ्रीक्वेंसी को उठा के स्पीड के नीचे ले आना। स्पीड के नीचे आ गई, उसके बाद वेवलेंथ हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से, यूनिट इसका मीटर, mm से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आम सी बात है। अगर तो फिर वो कहे कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, तो आपने वही इक्वेशन रहने देनी है, या यही फार्मूला देख ले। अगर तो इस इक्वेशन से बनानी है तो ये करना है, फ्रीक्वेंसी इधर रहने देनी है, वेवलेंथ को स्पीड के नीचे लिख देना है। अगर तो आपने इससे बनानी है तो आपने क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, फ्रीक्वेंसी उधर आ जाएगी, वेवलेंथ उधर आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी को छोटे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिट उसका है पर सेकंड, यानी कि ये भी ऐसे भी S-1 भी लिख सकते हैं, या 1/s। अगर 1/s लिख रहे हैं तो -1 फिर नहीं लिखना इसके साथ। ठीक है, वो बटा में आ गया। और वैसे इसका SI यूनिट जो है वो हर्ट्ज है। ठीक है, अब आगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो हमने पीछे पढ़ लिया है, तो टाइम पीरियड क्या, ये नई चीज़ अब आई है। असल में टाइम पीरियड जो है ना, वो उसका उलट होता है फ्रीक्वेंसी का। अब ये देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी F = 1/T, मैंने ऊपर पढ़ाई थी कि ये इसका फार्मूला ये है। ठीक है,
तो f इज इक्वल टू 1/t तो फ्रीक्वेंसी है, तो टाइम पीरियड फिर उसका अगर तो निकालना है जिस तरह वो इक्वेशन को हमने ऊपर नीचे करके निकाला था, अब इसमें भी यही है कि t की जगह इधर आ जाएगी और f की जगह इधर आ जाएगी, यानी कि जगह चेंज हो जाएगी इन दोनों की, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू 1/f, यानी कि उसका उलट है एक दूसरे के, ठीक है। तो अब ये असल में क्या है, जिस तरह फ्रीक्वेंसी था ना कि फर्ज करो ये वेव है वो 1 सेकंड में एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरती है या नहीं, यानी कि अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि 1 सेकंड में फिक्स्ड पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। अगर तो एक ही गुजर रही है तो 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर तो फर्ज करो ये 2 थी तो दोनों ही गुजर गई हैं, अगर कंप्लीट गुजर गई हैं तो फिर 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब असल में ये चीज़ है कि टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड ये है कि कितना टाइम लगेगा उसको, फर्ज करो एक फिक्स्ड पॉइंट ये हमने दे दिया है, ये एक वेव है, ठीक है। वो तो था ना कि 1 सेकंड में कितनी गुजर गई वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर तो फर्ज करो वो आधी यहीं पे रह गई पीछे ही, फर्ज करो एक गुजर गई दूसरी नहीं गुजरी, फर्ज करो मैंने कहा अब इसकी तो 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लेकिन बाद में दूसरी ने भी तो गुजरना है, तो वो ये कह रहा है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, यानी कि जो टाइम रिक्वायर्ड होगा, यानी कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ इस वेव को यहाँ से यहाँ तक पूरी वेव को इधर तक गुजरने तक के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना। तो यानी कि अब फर्ज करो अगर तो ये गुजर रही है, ये वाली जो वेव्स हैं ये यहाँ तक फिक्स्ड पॉइंट ये वाला है, अगर तो यहाँ से गुजर रही है 3 सेकंड में तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 3 सेकंड। अगर तो यही वेव यहाँ पे 5 सेकंड में पहुंच रही है तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकंड है, फ्रीक्वेंसी का पर सेकंड है, यानी कि अगर तो मैं यहाँ पे लिखूं एफ का यूनिट है पर सेकंड या हर्ट्ज, तो इसका यूनिट टी बड़ा जो है, छोटा टी ना लिखना, ठीक है, वो और चीज़ है, वो टाइम है, ये टाइम पीरियड है, इसका यूनिट सिर्फ एस है, यानी कि इसको 1/s अगर हम लिख सकते हैं तो इसको सिर्फ एस लिखना है। 1/s लिखोगे तो गलत हो जाएगा, जब 1/s फ्रीक्वेंसी का लिखना तो -1 नहीं लिखना, -1 तब लिखना जब उसके ऊपर ये 1 नहीं लिख रहे, ये 1 उसकी पावर में लिख रहे हो, s की पावर -1, ठीक है। तो अगर पढ़ो तो आप यही है, द पीरियड ऑफ वेव इज द टाइम टेकन, टाइम जितना चाहिए होता है फॉर ईच वेव को पास करने के लिए फिक्स्ड पॉइंट से, जो मैंने बताया है कि ये अगर फिक्स्ड पॉइंट हमने एक बना लिया था बीच में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक चीज होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फर्ज करो ए इस तरह लिखा हुआ है, ए प्रोपोर्शनल बी, तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर यही चीज इस तरह लिखी हुई है, यानी कि अब ये क्रॉस में लिखी हुई है इसके, ठीक है, 1 ऊपर आ गया बी नीचे आ गया, ए डायरेक्ट है, ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इनवर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये इनवर्सली होता है। तो अब ये देखो, तो ये क्या चीज है, चलो अगर तो फर्ज करो यहाँ पे इक्वल भी लगा लें तो ये इनवर्स बन गया, वो ये असल में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब ये असल में नीचे है टी, ये एफ की जगह से एफ ऊपर है और टी नीचे है थोड़ा सा, यानी कि डिवाइड वाली लाइन के, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस मीन्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हाई, यानी कि अब जो चीज बटे में होती है ना, फर्ज करो कि ये एक चीज है, मैं कह रहा हूँ ए है, ये डिपेंड करती है बी पे, ठीक है। अगर तो बी ज्यादा होगा तो इसका आंसर कम आएगा ए का, लेकिन अगर तो बी कम होगा तो ए का आंसर ज्यादा आएगा। फर्ज करो अगर तो मैं कहूं, अब यानी कि मैंने कहा था कि ए और बी है, फर्ज करो ये एक इक्वेशन मैंने बनाई हुई है, तो फर्ज करो अगर तो मैं कहूँ कि एक दफ़ा बी को आप लोग 10 रखो और एक दफ़ा 2 रखो, अब 10 बड़ा है और 2 छोटा है, यानी कि अब जब हमने 10 रखा, ए को ए की जगह पे 10 रखा, 1/10 डिवाइड किया, तो इसका जवाब क्या आता है, 0.1 आया, ठीक है। अब ये जवाब आ रहा है ए का, क्योंकि जब हमने ए को बी को 10 पुट किया, 0.1 आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन जब हमने बी को 2 पुट किया, तो इसका आंसर आया 0.5, यानी कि एक दफा ए जब हमने बी को 10 पुट किया तो ए का आंसर आया है 0.1, ठीक है। लेकिन जब हमने बी को पुट किया है 2 तो आंसर आया है 0.5, यानी कि अब ये साबित हो गया ना कि हमने बी को अगर तो बड़ा करेंगे तो आंसर अब 0.5 बड़ा है, ये छोटा है,
यानी कि जब हम बी को बड़ा करेंगे तो ए हमारे पास आंसर में छोटा आएगा, ए का आंसर छोटा आएगा। लेकिन अगर तो हम लोग बी को छोटा रखेंगे तो ए का आंसर ज्यादा आएगा। यानी कि अब 0.5 जो है वो 0.1 से बड़ा, ठीक है ना। यानी कि 0.5 इज ग्रेटर देन 0.1, ठीक है ना। या कह लो 5 जो है वो 1 से बड़ा है, ये कह लो अगर आम अल्फाज में, ठीक है। 5 बड़ा है ना, तो 5 आंसर तब आएगा जब हम लोगों ने 2 पुट किया, बी को छोटी रकम पुट की है, ठीक है ना। अगर हमने बड़ी रकम पुट की है तो फिर आंसर 1 है जो कि छोटा है। तो इसी तरह इसमें भी वो यही बताना चाह रहा है कि दिस मीन्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हाई, यानी कि जब फर्ज करो ये टाइम पीरियड हम पढ़े ना, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हाई देन द टाइम पीरियड इज लो। अब ये नीचे वाली चीज मैंने कहा था जब बड़ी होगी तो ये ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगी। इधर वाली जो ए वाली चीज मैंने बता रहा था वो ठीक है, लो अब टाइम पीरियड में आ गया, टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर तो टाइम पीरियड इज लो देन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। तो अब असल में पहला जो पॉइंट था वो था इस फार्मूले के हवाले से। अब ये जो दूसरा पॉइंट है व्हेन द टाइम पीरियड इज लो देन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, वो इसके लिए है। यानी कि गलत मलत सा लिख दिया उसने ना, मुश्किल करके लिख दिया, बच्चों के लिए कंफ्यूजन पैदा कर दिया। यानी कि अब वो ये कह रहा है कि टाइम पीरियड अगर तो ये लो होगा तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। वो इसी पे एग्जाम्पल दे देता तो ज्यादा अच्छा रह जाना था, ठीक है। अब उसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, दोबारा समझाता हूँ। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज हाई देन द टाइम पीरियड इज लो, फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा हो गई नीचे वाली चीज तो ये ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो गई है तो ये छोटी हो जाएगी। लेकिन आगे वो कह रहा है व्हेन टाइम पीरियड इज लो, अगर तो ये चीज छोटी हो जाएगी फर्ज करो तो ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह कर लो, ठीक है, आम अल्फाज में। यानी कि जब इधर वाली चीज बड़ी होगी तो इधर वाली छोटी होगी, अगर इधर वाली छोटी है तो इधर वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे ही उसने बाकी ये दिया कि हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, टाइम पीरियड इसका क्या होगा, टाइम पीरियड इसी का ही नापा जाता है, यानी कि कंप्लीट वेव का। ये देखो यहाँ से, अब उसने यहाँ से फर्ज करो नापना शुरू की थी तो वो टाइम पीरियड टी क्या हुआ एक वेव का, ये हो गया। यानी कि फ्रीक्वेंसी तब टाइम पीरियड तब नापा जाता है ना, यानी कि जब एक वेव गुजर रही है एक सेकंड में से एक फिक्स्ड पॉइंट से। तो अब जब ये गुजरेगी फर्ज तो इसका फिक्स पॉइंट नापना है तो ये आगे चली जाएगी। पर ये लंबी बहस हो रही है, अब छोड़ो इसको, जो बताया वही काफी है। बीच में जो बेन समझने वाली बात है कि अगर तो किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच ज़्यादा होगी, अगर तो फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी लो होगी। और आम डेली रूटीन से मैं बताऊं तो बारीक आवाज़ जो बारीक आवाज़ होती है, जितनी ज़्यादा बारीक आवाज़ उतनी हाई पिच, जितनी मोटी या भारी आवाज़ उसकी पिच लो होगी। तो ये पिच का मतलब है। लो जी, आगे टॉपिक का नाम है पिच। तो पिच के दरअसल मैंने आपको 1 2 3 4 चीजें आपको नजर आ रही होंगी, ये 4 चीजें समझ लो तो पिच का समझ आ जाएगी, नहीं तो जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं है। पिच जो है ना सीधी सीधी वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, यानी कि पिच हाई है या लो है। अगर तो शॉर्टर वेवलेंथ्स होंगी तो ठीक है, पिच होगी हाई। ये देखो शॉर्ट वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ है ना, यानी कि छोटी छोटी वेव्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ। मतलब इसकी पिच क्या है, हाई। यही लिखा हुआ है ना कि शॉर्टर वेवलेंथ तो हाई पिच। नीचे क्या लिखा है, लॉन्गर वेवलेंथ। ये देखो इतनी लंबी वेव है। अब ये देखो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस दोनों का सेम है। ये जो मीन पोजीशन मीन पॉइंट्स हैं, ये लाइन जो है ये सेम है, लेकिन इसने इतनी छोटी जगह में कितनी 3 वेव्स बना ली हैं, 3 वेवलेंथ्स हैं, लेकिन इसने इतनी बड़ी जगह में एक वेवलेंथ बनाई है। यानी कि ये क्या है, इसको अगर तो मैं कहूँ ये लॉन्गर, ये वेवलेंथ इसकी लॉन्गर है ये वाली, लेकिन इसकी फिर क्या होगी, पिच क्या होगी, यानी कि इसकी पिच अब लो हाई थी तो इसकी यानी कि लो होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ हाई है। यानी कि इसके ऊपर डिपेंड कर रही है सारी चीज, ये जो पॉइंट है। अगर तो वेवलेंथ छोटी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ है, पिच हाई हो जानी है। वेवलेंथ लंबी है तो लो पिच हो जानी है। यानी कि इसके इनवर्स चल रही है, उलट चल रही है। अगर तो वेवलेंथ बड़ी है तो पिच लो हो जाएगी, अगर तो वेवलेंथ छोटी है पिच हाई हो जाएगी। इनवर्स चल रहा है, जिस तरह ऊपर फ्रीक्वेंसी वाला चलता था, ठीक है ना, इनवर्स सा रिलेशन है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं। पिच इज द क्वालिटी ऑफ साउंड, साउंड की क्वालिटी यानी कि ऊंची आवाज है या हल्की आवाज है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टाइम
ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, कोई चीज़ कितनी दफ़ा वाइब्रेट हो रही है एक सेकंड में, वो उसकी पिच है। यानी कि जिस तरह फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हैं। फ्रीक्वेंसी दरअसल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड है। वो तो हम वैसे कह देते हैं ना कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कितने वेव्स गुजर रही हैं, तो वो भी एक किस्म की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एक सेकंड में एक फिक्स्ड पॉइंट से कितनी गुजर रही हैं। तो पिच भी तकरीबन वही चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी है, कि एक सेकंड में एक ऑब्जेक्ट से कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स पर सेकंड, या एक ऑब्जेक्ट कितनी दफ़ा वाइब्रेट हो रहा है एक सेकंड में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी की जिस तरह वाइब्रेशन है, जबकि उसने ये लाइन लगा दी है साथ। डिफरेंट मटेरियल्स प्रोड्यूस डिफरेंट पिचेस, यानी कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ किस्म की पिचेस बनाती हैं या प्रोड्यूस करती हैं कह लो। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स क्विकली, अगर तो तेज़ी से वाइब्रेट हो रहा है, फ़र्ज़ करो अब ये मैं कहता हूँ कि ये देखो अब ये तेज़ी से वाइब्रेट हो रहा है, हैं, तो वही हियर हाई पिच्ड साउंड, यानी कि अब जल्दी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं एक सेकंड के अंदर बार बार, और ऊंची आ रही हैं। ये देखो अब ऊंची आवाज़ आ रही है। एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट, अगर तो कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है हल्की, वही हियर अ लो पिच्ड साउंड, अब हल्की हो रही है, ये अब हल्की आवाज़ आपको आ रही है, ठीक है ना। ये देखो हल्का, अब अगर और हल्का, अब आ ही नहीं रही होगी, या बिल्कुल हल्की आ रही है आप लोगों को। यानी कि जितनी तेज़ी से हम लोग ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे, उतनी पिच हाई होगी, हाई साउंड पैदा होगी, या हाई पिच की साउंड पैदा होगी। अगर आहिस्ता वाइब्रेट करेंगे स्लोली, तो हल्की पिच की आवाज़ यानी कि हमें प्रोड्यूस होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेव्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज सच दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में है। रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इनके दरमियान फ़र्ज़ करो ये अगर तो एफ है तो ये होगा 1/a, एम्पलीट्यूड्स को मैं जाहिर कर रहा हूँ। अगर तो a इस तरह होगा तो फिर a को क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/f। इनवर्स रिलेशन चल रहा है इस तरह को, ऊपर नीचे को, ठीक है। द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ द वेव। अगर तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पे मैं अगर तो लिखूं फ्रीक्वेंसी और इसका अगर तो इनवर्स रिलेशन है, तो मैंने कहा था अगर तो ये चीज़ें नीचे है, अगर तो ये इंक्रीज करेगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज करेगी, अगर तो ये चीज़ डिक्रीज करेगी तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो ये भी ये एम्पलीट्यूड अगर तो डिक्रीज करेगा, ये अगर तो डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो गई, ठीक है। ये बनाए हैं, फिर इसका इधर बनाया, ठीक है। और अगर तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अब ये इंक्रीज किया तो क्या हो गई है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई है। देखा ना, इनवर्स रिलेशन अब समझ आ जाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पिच जो होती है वो हाई होती है, और कुछ की चीज़ों की पिच लो होती है। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स भी हो जा सकते हैं, या कुछ जो चीज़ें जिनकी साउंड है वो भी हो सकते हैं। अब जिस तरह विसल है, ये हाई पिच है, सायरन भी हाई पिच है, ये सारे जितने भी हैं। माउस क्लिक, ये जो होता है कंप्यूटर का माउस, वो वाला उसका क्लिक करें, उसकी साउंड क्या है, हाई पिच। ट्यूनिंग फोर्क की हाई पिच, बैट डॉल्फिन की जो साउंड है वो भी हाई पिच होती है। मतलब ये सारी आवाज़ें बारीक होती हैं। जितनी ज़्यादा आवाज़ बारीक होती है, ज़्यादा बारीक आवाज़ जो होती है उसको हम लोग हाई पिच साउंड कहते हैं, और जो ज़रा मोटी या भारी आवाज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो पिच साउंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा पास कर रही हो, उसको भी हम लोग हाई पिच ही कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच होगी। फीमेल की वॉइस, यानी कि औरतों की आवाज़ कहते हैं ना, जिस तरह बड़ी बारीक आवाज़ है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा पास कर रही हैं। औरतों की आवाज़ इसलिए बारीक होती है, जितनी ज़्यादा बारीक होगी उसका मतलब है बारीक आवाज़ का मतलब हाई पिच। उसके अलावा बैट डॉल्फिन डॉग रैट माउस बर्ड जो होते हैं, ईगल वगैरह हाक उसमें आ जाता है, उनकी फ्रॉक, ये सारे हाई पिच्ड है। उसके अलावा लो पिच में गिटार आ जाता है, ड्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के, ड्रम। ओशन वेव्स यानी कि जो लहरें होती हैं, थंडर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। थंडर लाइटनिंग, ये जो बिजली कड़कती है। मेल इंसान जो लड़के हैं या मर्द हजरात हैं, उनकी जो आवाज़ है वो भी भारी होती है,
लो पिच्ड साउंड है मतलब। उसके अलावा एलिगेटर जो क्रोकोडाइल वगैरह हैं, सील, एलिफेंट, वेल वगैरह, इन सारों की आवाज़ जो है वो लो पिच्ड साउंड है। अब पेज नंबर 117 जो है एक ये वाला, इसके ऊपर दो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये वाले दो, और उसके अलावा पेज नंबर 119 पे भी एक नीचे क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन कि म्यूजिशियन किस तरह चेंज करता है किसी पिच के नोट को, किसी नोट की पिच की, म्यूज़िक की। तो अब उसने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बताया किसमें, तो अब मैं अगर आपको कहूँ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार है, उसकी हम लोग पिच किस तरह चेंज कर सकते हैं। उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, तारें, उसको टाइट करके या लूज़ करके हम लोग जब उसको चलाएंगे गिटार को, तो उसकी पिच में फ़र्क आएगा, कभी ऊंची आवाज़ और कभी आहिस्ता आवाज़। उसके अलावा ऊपर से अगर फिंगर टच करेंगे उसकी स्ट्रिंग को तो और आवाज़ आएगी, नीचे से करेंगे तो और आवाज़, दरमियान में से उसकी फिंगर पे स्ट्रिंग पे दबाएंगे उंगली को तो और आवाज़ आएगी। तो फिंगर की पोजीशन को चेंज करने से भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पीछे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सिंगर है वो कोई म्यूज़िक बजा रहा है, यानी कि माइक से गाना गा रहा है, तो वोकल कार्ड्स ये जो होते हैं हमारे गले के अंदर, उनको थोड़ा सा टाइट करके वहाँ से आवाज़ निकालना, इस तरह करके चेंजिंग वोकल कार्ड के ज़रिए भी हम लोग पिच को चेंज कर सकते हैं। आगे था एक्सप्लेन व्हाट चेंजेस कैन प्रोड्यूस अ नोट विद हायर पिच। तो इसका आंसर यही है, अगर हायर पिच हमने बनानी है तो जो ऑब्जेक्ट है उसको वाइब्रेट हम तेज़ी से करें, और ये किस तरह होगा, उसके अंदर हम टेंशन इंक्रीज करें। जब उसके अंदर टेंशन ज़्यादा क्रिएट करेंगे, यानी कि टाइट करेंगे, तो ये टेंशन का यहाँ भी मतलब टाइट करना, गले को ज़रा टाइट करके हमने ना अकड़ा के तब आवाज़ निकालना, टाइट करना, टेंशन उसके अंदर क्रिएट करना। और शॉर्टनिंग द वाइब्रेशन, इसका भी मतलब यानी कि छोटा सा करके, हल्का या सरफेस एरिया छोटा कह लें, इस तरह करके वाइब्रेशन की लेंथ उसको हम लोग कहते हैं, ताकि हाई पिच नोट अगर तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एरिया अगर ज़्यादा तो पिच क्या होगी, हाई, ठीक है। अगर तो एरिया होगा छोटा तो पिच, और एरिया अगर छोटा होगा तो पिच हाई, अगर तो एरिया बड़ा होगा तो पिच लो। साउंड बोर्ड हैज मोर सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय गिटार। तो ये सिंगर्स वगैरह डिस्को वगैरह में होते हैं, ये असल में साउंड बोर्ड, अगर तो आप नेट पे सर्च करें तो ये क्या करेंगे, लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनका लार्ज साउंड बोर्ड बड़ा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरह लो पिच प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि लार्जर वाइब्रेटिंग सरफेस वाइब्रेट स्लोअर, के जो बड़ा सरफेस एरिया होता है वो वाइब्रेट स्लोअर होता है।